नमस्कार, आप सभी का हार्दिक स्वागत एनवीर एजुकेशन के इस यूट्यूब चैनल पर। और मैं संपत लेड आप सभी को राजस्थान कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती की तैयारी करवा रहा हूं, जिसके अंदर आप चाहे बेसिक या वरिष्ठ दोनों में से किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो फर्स्ट पेपर के अंदर आपके राजस्थान सामान्य ज्ञान के प्रश्न आप सभी से पूछे जाएंगे। और उनके अंदर अगर देखा जाए तो राजस्थान का जो जीके है उसके अंदर राजस्थान के इतिहास और कला संस्कृति को और राजस्थान के करंट अफेयर्स जो है आपके क्वेश्चन सबसे ज्यादा आपको देखने को मिलेंगे। तो उसके लिए करंट अफेयर्स की क्लासेज हमारे चैनल पर अवेलेबल है, आप जाके देख सकते हैं। और दूसरा हमारा जो चीज बचता है वो होता है राजस्थान का जीके, जिसमें हमने इतिहास का जो है पहला चैप्टर पढ़ लिया है, ठीक है ना। और उसमें अभिलेख स्टार्ट किए थे, अभिलेख का पहला पार्ट हमने पढ़ लिया है। आज हम जो है सेकंड पार्ट के अंदर अभिलेख को क्लियर करेंगे, जितने भी अभिलेख हैं, बाकी जो बचे तो उसको हम आज इस पार्ट के अंदर पढ़ने वाले हैं। आज के इस चैप्टर को शुरू करने से पहले मैं अभी सभी साथियों से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप अगर पहली बार हमारे चैनल के साथ जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक भी जरूर कर दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। तो आज हम जो बात करने वाले हैं वो है बिजोलिया शिलालेख के बारे में। इस अभिलेख में सांबर यानी शाकंभरी और अजमेर के चौहानों का वर्णन देखने को मिलता है। अगर आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिले हैं कि अजमेर के चौहानों का वर्णन किस शिलालेख के अंदर देखने को मिलता है, तो आप बता सकते हैं बिजोलिया शिलालेख के अंतर्गत। दूसरा देखिए, इसके अनुसार चौहानों के आदि पुरुष कौन माने जाते हैं? वासुदेव चेहमन। इसके अनुसार चौहानों के आदि पुरुष चेहमन, वासुदेव चेहमन ने 551 ईस्वी में शाकंभरी में चेहमन यानी चौहान राज्य की स्थापना की तथा सांबर झील का निर्माण भी करवाया था। ये पॉइंट सारे के सारे किसके अंतर्गत देखने को मिलते हैं अपन को? बिजोलिया शिलालेख में। उसने अहि छत्रपुर को अपनी राजधानी भी बनाया था, ठीक है ना। वासुदेव चौहान जो थे उन्होंने अहि छत्रपुर या नागौर को अपनी राजधानी भी बनाया था। इसमें सांबर तथा अजमेर के चौहानों के वत्स गोत्रीय ब्राह्मण बताए गए हैं तथा उनकी वंशावली भी दी गई है। अजमेर के जो चौहान थे उनको वत्स गोत्रीय जो है ब्राह्मण बताया गया है, किसमें? बिजोलिया शिलालेख के अंतर्गत। और उनकी वंशावलियां भी इसके अंदर देखने को मिलती है आपको। अब बात आती है अचलेश्वर प्रशस्ति के बारे में। प्रशस्ति क्या होती है? जिसमें किसी शासक की जो उपलब्धि होती है उनकी वर्णन की जाती है, सिर्फ उपलब्धियों का वर्णन देखने को मिलता है, तो वो प्रशस्ति होती है। अब बात करते हैं हम अचलेश्वर प्रशस्ति के बारे में। तो देखिए, यह प्रशस्ति बहुत ही बड़ी है। इसमें अग्निकुंड से पुरुष के उत्पन्न होने का उल्लेख मिलता है। ये क्वेश्चन एक दफा पूछा जा चुका है कि अग्निकुंड से पुरुष के उत्पन्न होने का उल्लेख जो है किस प्रशस्ति के अंदर देखने को मिलता है? अचलेश्वर प्रशस्ति के अंदर देखने को मिलता है। तथा यह वर्णित है कि परमारों का मूल पुरुष धूमराज था। परमारों का मूल पुरुष धूमराज माना जाता है। यह किसके अंतर्गत है? अचलेश्वर प्रशस्ति के अंदर देखने को मिलता है। अब आगे बात आती है लुणवशाही यानी आबू देलवाड़ा की प्रशस्ति। लुणवशाही प्रशस्ति के बारे में देखते हैं, आबू देलवाड़ा के अंतर्गत है। यह प्रशस्ति पोरवाड़ जातीय शाह वस्तुपाल तेजवाल द्वारा बने हुए आबू के देलवाड़ा गांव के लुणवशाही के मंदिर की संवत 1287 ईस्वी की है। कब की है ये? संवत 1287 ईस्वी की है, ठीक है ना। देलवाड़ा के गांव लुणवशाही के मंदिर की प्रशस्ति है ये। इसकी भाषा संस्कृत और इसमें गद्य, और इसे जो है गद्य में लिखा गया है। इसकी भाषा किस प्रकार की है? संस्कृत की है और इसे गद्य में लिखा गया है। इसमें आबू के परमार शासकों तथा वस्तुपाल तेजपाल के वंश का वर्णन भी देखने को मिलता है। आबू के जो परमार शासक हैं तथा वस्तुपाल जो तेजपाल है, वस्तुपाल तेजपाल जो है उनके वंश का वर्णन भी इसी के अंदर देखने को अपन को मिलता है। अब बात आती है चिरवा अभिलेख के बारे में। किसकी बात करेंगे अभी हम? चिरवा अभिलेख के बारे में। इससे पहले सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को जल्दी से जल्दी लाइक कर दें। इनके नोट्स डाउनलोड करने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल एनवीर एजुकेशन से आप बाद में जरूर जुड़ जाइएगा। यह अभिलेख चिरवा अभिलेख जो कि उदयपुर के अंदर है, याद रखिएगा, चिरवा अभिलेख उदयपुर के अंतर्गत है। यह अभिलेख सन 1273 ईस्वी का है। इसमें 36 पंक्तियां तथा देवनागरी लिपि में संस्कृत भाषा में लिपिबद्ध 51 श्लोकों का शिलालेख मेवाड़ के गुहिल वंशी राणाओं की समरसिंह के काल तक की जानकारी प्रदान करता है। समरसिंह के काल तक की जानकारी जो है वो आपको चिरवा अभिलेख प्रदान करता है, जो कि उदयपुर के अंतर्गत है, ठीक है। और इसे संस्कृत भाषा में लिखा गया। इसके अंदर 51 श्लोक आपको देखने को मिलते हैं। आगे बात आती है सचिया माता अभिलेख, जो कि ओशिया के अंदर है। सचिया माता का जो मंदिर है आपने देखा होगा। तो सचिया माता अभिलेख के अंतर्गत देखते हैं अगर हम पॉइंट, तो देखिए
सचिया माता मंदिर में उत्कीर्ण इस लेख से मारवाड़ की राजनीतिक स्थिति पर प्रकाश पड़ता है। सचिया माता मंदिर में उत्कीर्ण इस लेख से जो मारवाड़ राजनीतिक स्थिति है उसके ऊपर जो है ये प्रकाश डालता है। इसमें कलहण तथा कीर्तिपाल का वर्णन भी दिया गया है। कलहण तथा कीर्तिपाल का वर्णन किसमें दिया गया है? सचिया माता अभिलेख के अंतर्गत दिया गया है। इस लेख में कलहण को महाराजा तथा कीर्तिपाल को मांडव्यपुर का अधिपति तथा धारावर्ष जो था उसको विजय उल्लेखित किया गया है। इस पॉइंट को वापस दोहरा रहा हूं। इस लेख में कलहण को महाराजा, कीर्तिपाल को मांडव्यपुर का अधिपति, कहां पर? मांडव्यपुर का अधिपति और धारावर्ष को विजय उल्लेखित किया गया है। अब कुछ क्वेश्चंस आप सभी के समक्ष आ रहे हैं जिनका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है, या आप एक पेज के ऊपर लेकर इसका इमेज क्लिक करें और हमारे टेलीग्राम चैनल एनवीरा एजुकेशन या फिर हमारे ग्रुप के अंदर भी आप शेयर कर सकते हैं, जिनका लिंक आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में देखने को मिलेगा। पहला प्रश्न है, किस अभिलेख में सांबर एवं अजमेर के चौहानों का वर्णन देखने को मिलता है? किस अभिलेख में सांबर एवं अजमेर के चौहानों का वर्णन देखने को मिलता है? प्रत्येक क्वेश्चन के लिए आपके पास 10 सेकंड का समय रहेगा। अगर आप आंसर देना चाहे तो देख सकते हैं, या फिर वीडियो के अंत में आप इस वीडियो को वापस रिवर्स ले जाके इसके आंसर फाइंड आउट करें आप जरूर, ताकि आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो। दूसरा प्रश्न है, किस प्रशस्ति में अग्निकुंड से पुरुष के उत्पन्न होने का उल्लेख मिलता है? किस प्रशस्ति में अग्निकुंड से पुरुष के उत्पन्न होने का उल्लेख मिलता है? नेक्स्ट प्रश्न है, सचिया माता अभिलेख कहां पर आया हुआ है? मैंने आपको अभी बताया था इसके मंदिर से हिंट देके, सचिया माता अभिलेख कहां पर आया हुआ है। अब हम आगे के टॉपिक को डिस्कस करते हैं। अब अपना जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है रणकपुर प्रशस्ति का लेख। रणकपुर प्रशस्ति के बारे में बात करने वाले हैं हम। यह लेख सन 1439 ईस्वी का है, जो कि रणकपुर के जैन चौमुख मंदिर में लगा हुआ है। यह लेख जो है 1439 ईस्वी का है। कब का है? 1439 ईस्वी का है, जो कि रणकपुर के जैन चौमुख मंदिर में लगा हुआ है। रणकपुर का जैन चौमुख मंदिर है, आपने देखा होगा रणकपुर के अंदर जैन मंदिर है जो चौमुखा है, उसके अंदर लगा हुआ है ये जो लेख है, रणकपुर प्रशस्ति का जो लेख है। इस लेख से प्रतीत होता है कि रणकपुर का निर्माता दीपा था। रणकपुर का निर्माता दीपा था। यह जो है रणकपुर प्रशस्ति के लेख के अंतर्गत देखने को मिलता है। इस लेख में बापा से लेकर कुंभा तक के मेवाड़ नरेशों का उल्लेख देखने को मिलता है। इस लेख में बापा से लेकर कुंभा तक के मेवाड़ नरेशों का उल्लेख अपन को देखने को मिलता है। आगे बात आती है कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति के बारे में। कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति चित्तौड़गढ़ के अंदर है, ध्यान रखिएगा। इसका प्रशस्तिकार महेश भट्ट था। तो कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति जो है, इसका प्रशस्तिकार कौन है, सुवर्णकार कौन है? महेश भट्ट था। तथा यह राणा कुंभा की प्रशस्ति है। कीर्ति स्तंभ किसकी प्रशस्ति है भाई? राणा कुंभा की प्रशस्ति है। कहां पर आई हुई है? चित्तौड़गढ़ के अंदर आई हुई है। इसमें बापा से लेकर राणा कुंभ तक गुहिलों की वंशावली तथा उनकी उपलब्धियों का वर्णन है। इसके अंतर्गत बापा से लेकर राणा कुंभा तक के जो गुहिल वंश थे, उनकी वंशावलियां और उनकी क्या क्या उपलब्धियां थी, उनके बारे में इसमें दिया गया है। इसमें राणा कुंभा की उपलब्धियों एवं उनके द्वारा रचित ग्रंथों का विशद वर्णन देखने को मिलता है। इसमें राणा कुंभा की उपलब्धियां व उनके द्वारा रचित ग्रंथों का विशद वर्णन देखने को मिलता है। इस प्रशस्ति में चंडी शतक, गीत गोविंद की टीका, संगीत राज आदि प्रमुख ग्रंथों का उल्लेख देखने को मिलता है। इस प्रशस्ति में चंडी शतक, गीत गोविंद की टीका, संगीत राज आदि प्रमुख ग्रंथों का उल्लेख देखने को मिलता है। इस प्रशस्ति में कुंभा को महाराजा धीराज, अभिनव, भरताचार्य, हिंदू सुल्तान, राय रायन, राणो रासो, छाप गुरु, दान गुरु, राजगुरु और शैल गुरु जैसी उपाधियों से पुकारा गया है। राणा कुंभा के बारे में जो है आपको ये पॉइंट याद रखने हैं। इस प्रशस्ति में कुंभा को महाराजा धीराज, अभिनव, भरताचार्य, हिंदू सुल्तान, राय रायन, देखो हिंदू सुल्तान जो है वो क्वेश्चन आ चुका है। हिंदू सुल्तान जो है वो किसकी जो है किसकी उपाधि है? हिंदू सुल्तान जो किसकी उपाधि है? तो राणा कुंभा की जो है उपाधि मानी जाती है। राय रायन, राणो रासो, छाप गुरु, दान गुरु, राजगुरु और शैल गुरु जैसी उपाधियों से पुकारा गया है कुंभा को। आगे बात करते हैं
कुंभलगढ़ प्रशस्ति के बारे में। अब कुंभलगढ़ प्रशस्ति क्या बताती है, देखिए इसका प्रतिकार कवि महेश था, कवि महेश था, ठीक है, यहां पर कवि टाइप हो चुका है। इसका प्रतिकार जो है आपके कवि महेश था। इसमें गुहिल वंश का वर्णन एवं उनकी उपलब्धियां भी बताई गई हैं, ठीक है। गुहिल वंश का वर्णन और उसकी उपलब्धियां किसमें बताई गई हैं, कुंभलगढ़ प्रशस्ति के अंतर्गत। इस लेख में बापा रावल को विप्रवंशीय ब्राह्मण बताया गया है। इस लेख के अंतर्गत जो बापा रावल तो जो था उसको विप्रवंशीय ब्राह्मण बताया गया है। यह मेवाड़ के महाराणा की वंशावली को विशुद्ध रूप से जानने का महत्वपूर्ण साधन है। यह मेवाड़ के महाराणा की वंशावलियों को विशुद्ध रूप से जानने का महत्वपूर्ण साधन है। कौन सा, कुंभलगढ़ प्रशस्ति। इसमें तत्कालीन समय की दास्तां, वर्ण आश्रम व्यवस्था, तपस्या, शिक्षा, यज्ञ आदि का वर्णन भी देखने को मिलता है। इसमें तत्कालीन समय की दास्तां, वर्ण आश्रम व्यवस्था, तपस्या, शिक्षा, यज्ञ आदि का वर्णन देखने को मिलता है। अब कुछ क्वेश्चंस आप सभी के समक्ष आ रहे हैं जिनका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। पहला प्रश्न है, कीर्ति स्तंभ का प्रशस्तिकार कौन था। जो भी साथी ट्राई करना चाहते हैं तो आंसर दे सकते हैं साथ में, कीर्ति स्तंभ का प्रशस्तिकार कौन था। दूसरा प्रश्न है, बापा से लेकर कुंभा तक के मेवाड़ नरेशों का उल्लेख किस अभिलेख में देखने को मिलता है। बापा से लेकर कुंभा तक के मेवाड़ नरेशों का उल्लेख किस अभिलेख में देखने को मिलता है। तीसरा है आपके, राणा कुंभा की उपलब्धियों का वर्णन किस प्रशस्ति में देखने को मिलता है। राणा कुंभा की उपलब्धियों का वर्णन किस प्रशस्ति में देखने को मिलता है। चौथा प्रश्न है, किस लेख में बापा रावल को विप्रवंशीय ब्राह्मण बताया गया है। किस लेख में बापा रावल को विप्रवंशीय बताया गया है, ब्राह्मण बताया गया है। अब हम आगे बात करते हैं राय सिंह प्रशस्ति जो कि बीकानेर के अंदर आई हुई है उसके बारे में। राय सिंह प्रशस्ति क्या है उसके बारे में देखिए। इसका प्रशस्तिकार श्यामरत्न का शिष्य जैन मुनि जैता था। राय सिंह प्रशस्ति जो थी इसका प्रशस्तिकार श्यामरत्न का शिष्य जैन मुनि जैता था। इसमें राव बीका से लेकर राव राय सिंह तक के बीकानेर के शासकों की उपलब्धियों का वर्णन देखने को मिलता है। इसमें राव बीका से लेकर राव राय सिंह तक के बीकानेर के शासकों की उपलब्धियों का वर्णन देखने को मिलता है। इसमें राव राय सिंह की विजय एवं साहित्य प्रेम का विशद वर्णन देखने को मिलता है। इसमें राव राय सिंह की विजयों एवं साहित्य प्रेम का विशद वर्णन देखने को मिलता है। बीका से राय सिंह तक के बीकानेर के शासकों की उपलब्धियों का परिचय किसमें देखने को मिलता है, राय सिंह प्रशस्ति के अंदर देखने को मिलता है। बीका से राय सिंह तक के बीकानेर के शासकों की उपलब्धियों का परिचय इसके अंतर्गत देखने को मिलता है। इसके अनुसार बीकानेर दुर्ग का निर्माण 30 जनवरी सन 1589 से लेकर 1594 तक राव राय सिंह ने अपने मंत्री करमचंद द्वारा करवाया था। कई जगह बुक्स के अंदर आपको करणचंद भी देखने को मिलता है, ठीक है ना। और यहां पर अगर आपको मैं बताऊं सही से तो इसका नाम करमचंद था। इसके अनुसार बीकानेर दुर्ग का निर्माण 30 जनवरी 1589 से स्टार्ट हुआ और 1594 तक चला था। राव राय सिंह ने उनका जो मंत्री था करमचंद उनके द्वारा करवाया था। बीकानेर दुर्ग लाल पत्थरों से निर्मित होने के कारण लालगढ़ भी कहा जाता है। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है। बीकानेर दुर्ग लाल पत्थरों से निर्मित होने के कारण लालगढ़ भी कहा गया और इस दुर्ग का दूसरा नाम जूनागढ़ भी है, ठीक है ना। किस दुर्ग का दूसरा नाम जूनागढ़ है, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है बीकानेर दुर्ग का दूसरा नाम जूनागढ़ है और ये लाल पत्थरों से निर्मित है इसलिए इसको लालगढ़ भी कहा जाता है। अब बात आती है कुंभलगढ़ के शिलालेख के बारे में। यह शिलालेख 15 किलाओं पर उत्कीर्ण था जिसमें ये पहली, तीसरी और चौथी शिलाएं उपलब्ध हैं। इसमें प्रयुक्त की गई भाषा संस्कृत और लिपि कौन सी है, नागरी है। लिपि जो है वो नागरी है आपके कुंभलगढ़ शिलालेख की और भाषा संस्कृत है। आमेर का लेख,
इसमें कछावा वंश को रघुवंश तिलक कहकर संबोधित किया गया है तथा इसमें पृथ्वीराज, उसके पुत्र राजा भारमल, उसके पुत्र भगवंत दास और उसके पुत्र महाराजा धीराज मानसीय के नाम क्रम से दिए गए हैं। तो ये क्रम अनुसार जो नाम है इनके रिगार्डिंग क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। इसमें कछावा वंश को रघुवंश तिलक कहकर संबोधित किया गया है। तो किस लेख में कछावा वंश को रघुवंश तिलक कहकर संबोधित किया गया है? आमेर के लेख के अंतर्गत। इसमें पृथ्वीराज जो थे उनके पुत्र थे राजा भारमल, उनके भी पुत्र भगवंत दास और उनके पुत्र महाराजा धीराज मानसी जो थे उनके नाम क्रम से दिए गए हैं आमेर के लेख के अंतर्गत। इसमें मानसियों द्वारा जमुआ रामगढ़ के प्रकार वाले दुर्ग तथा कुआ और बाग निर्माण का उल्लेख भी देखने को मिलता है आमेर के लेख के अंतर्गत। कौन से लेख? मानसियों द्वारा जमुआ रामगढ़ के प्रकार वाले दुर्ग तथा कुआ और बाग का निर्माण करने का उल्लेख। इस लेख से स्पष्ट होता है कि मानसिंह भगवंत दास का पुत्र था। आमेर के लेख से स्पष्ट होता है कि मानसिंह जो है वो भगवंत दास का पुत्र माना जाता है। अब कुछ क्वेश्चंस आप सभी के समक्ष आ रहे हैं। पहला प्रश्न है, बीकानेर के शासकों की उपलब्धियों का वर्णन किस लेख में देखने को मिलता है? दूसरा प्रश्न है, बीकानेर दुर्ग का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? नेक्स्ट प्रश्न है, बीकानेर दुर्ग को किस नाम से जाना जाता है? चौथा प्रश्न है, कुंभलगढ़ शिलालेख किस लिपि में लिखा गया है? जो भी साथी ट्राई करना चाहते हैं तो आंसर बता सकते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन जो है आपके सामने रखे हुए हैं। पांचवा प्रश्न है, किस लेख में कछावा वंश को रघुवंश तिलक कहकर संबोधित किया गया है? अभी जब मैंने आपको सारे कॉन्सेप्ट पढ़ाए थे तो वहां पर आपको मैंने बताए थे कि यहां से क्वेश्चन पुट आउट होने के भी चांसेस हो सकते हैं। तो आपने अभी तक का जो भी कॉन्सेप्ट पढ़ा है तो ये इसके क्वेश्चन यहां तक आपके सामने रख दिए गए हैं। तो साथियों, आज की अगर ये क्लास आप सभी को अच्छी लगी है तो आप प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। हमने अभिलेख जो थे राजस्थान इतिहास के अंतर्गत, तो उसको हमने 2 पार्ट में पढ़ा है। एक पार्ट इससे पहले अपलोड हो चुका है, अगर आपने नहीं देखा तो जरूर देखिएगा। अगर आपके पास ये पीडीएफ है तो आप इनमें से किसी भी बटन के ऊपर क्लिक करके डायरेक्टली हमारे साथ ज्वाइन हो सकते हैं। और इस पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए वीडियो के नीचे एक टेलीग्राम का चैनल का लिंक है जहां से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो अगेन रिपीट करना चाहूंगा साथियों, वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। इसी प्रकार आप जो है अपनी तैयारी को एक नया आयाम देते रहें। इसी के साथ मैं संपत लेलड़ आप सभी से अलविदा लेता हूं। मिलते हैं राजस्थान इतिहास की एक और नई क्लास के साथ। जय हिंद, जय भारत।